अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जो हमने कंप्लीट नहीं कर पाए थे, टाइप्स ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन। और इस कॉन्सेप्ट में हम डिस्कस कर रहे थे कि कंजम्पशन की बेसिस पर हम गुड्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। 2 कैटेगरीज हमने डिस्कस कर ली थी जो कि मेरिट और डीमेरिट गुड्स थी, जिसमें हमने बात करी थी कि भाई मेरिट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो सोशली डिज़ायरेबल गुड्स होते हैं, सोसाइटी के लिए अच्छे समझे जाते हैं और ये पॉजिटिव एक्सटर्नल इफेक्ट क्रिएट करते हैं। यानी इसका फ़ायदा सिर्फ उन इंडिविजुअल्स तक लिमिटेड नहीं रहता जो उसको हासिल कर रहे होते हैं, बल्कि पूरी सोसाइटी तक उसका बेनिफिट पहुंचता है। इसी वजह से ये गुड्स जो हैं सम टाइम अंडर कंज्यूम हो जाते हैं अगर इनको हम मार्केट मैकेनिज्म पे छोड़ दें। और इसी वजह से गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ मार्केट पे नहीं छोड़ती, बल्कि खुद भी गवर्नमेंट इनकी प्रोविज़न के लिए ऐसे स्टेप्स लेती है जिसकी वजह से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्रिएट हों, इकोनॉमी के अंदर कंज्यूम हो और प्रोड्यूस हो। इसमें हमने एजुकेशन, हेल्थ, पार्क्स वगैरह की एग्जांपल ली थी। जबकि डीमेरिट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करते हैं, सोसाइटी के लिए बैड कंसिडर किए जाते हैं। अच्छा, हमने थर्ड टाइप डिस्कस करना स्टार्ट करी थी विच इज़ पब्लिक गुड्स। और पब्लिक गुड्स में हमने ये बात करी थी कि भाई ये वो गुड्स हैं जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही होती है, और एक दफ़ा जब ये गुड्स प्रोवाइड कर दिए जाती हैं तो इसका बेनिफिट सब तक पहुंचता है, ठीक है ना। और किसी को इसका बेनिफिट लेने से आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। और इनमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कहा कि एग्जिस्ट करती हैं। नंबर 1 नॉन राइवलरी, नंबर 2 नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी। अच्छा देखो, राइवलरी का क्या मतलब है? राइवल टर्म तो हम बहुत मोस्ट ऑफन सुन रहे होते हैं, कंपटीशन या कॉम्पिटिटर के लिए यूज हो रही होती है कि भाई फला फॉर्म हमारी राइवल फॉर्म है, फला हमारा राइवल है यानी कॉम्पिटिटर है, ठीक है ना। तो राइवलरी की जो टर्म है ना वो कंपटीशन के सेंस में यूज होती है। फॉर एग्जांपल नॉर्मली क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल शॉप पे जाते हैं और आप कोई लेट्स से आप सुबह गए, आपने ब्रेड परचेज करी, तो जो ब्रेड आपके हाथ में है उस ब्रेड का बेनिफिट सिर्फ आप तक ही पहुंचेगा। अब वो सेम ब्रेड जो आपके हाथ में है वो किसी और को नहीं मिल सकती और ना उसका बेनिफिट किसी और तक पहुंच सकता है। वो आप ही लेकर जाएंगे घर, आप ही कंज्यूम करेंगे। तो इसमें क्या है? राइवलरी है। अगर फॉर एग्जांपल शॉप पर एक ब्रेड रखी हुई और 2 लोग आ जाते हैं तो ऑब्वियसली एक कंपटीशन क्रिएट होगा उसमें ना, कि भाई एक ही बंदे को मिलेगा और उसका बेनिफिट एक ही तक पहुंचेगा। एक तरह का कंपटीशन है ना। लेकिन हम कह रहे हैं कि पब्लिक गुड्स वो गुड्स हैं जिसमें किसी किस्म का कोई कंपटीशन नहीं है, यानी कोई राइवलरी नहीं है। इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है? नॉन राइवलरी। मतलब ये कि एक दफा जब ये चीज अवेलेबल हो जाएगी तो इसका बेनिफिट सब तक पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि फला को बेनिफिट मिलेगा फला को नहीं मिलेगा, सबको बेनिफिट पहुंचेगा। दूसरी चीज इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है? नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी। यानी नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक उसमें पाई जाती है जिससे आप सप्लायर प्रिवेंट ना कर सके किसी को कंज्यूम करने से। फॉर एग्जाम्पल आप ब्रेड परचेज करने गए, उसने बोला भाई ब्रेड जो है ना वो 100 रुपीज़ की, आपने 100 रुपीज़ नहीं दी, तो क्या सप्लायर आपको ब्रेड लेने देगा? नहीं लेने देगा ऑब्वियसली। यानी वो आपको एक्सक्लूड कर देगा उसके बेनिफिट एंजॉय करने से। आपको रोक सकता है ना वो उस चीज से, आपको एक्सक्लूड कर सकता है। तो एक्सक्लूजन इज पॉसिबल। लेकिन पब्लिक गुड्स में हम कह रहे हैं कि एक्सक्लूजन पॉसिबल नहीं है। अगर आप उसके लिए पे नहीं भी कर रहे तब भी सप्लायर आपको नहीं रोक सकता उसका बेनिफिट एंजॉय करने से, ठीक है ना। हमने इसकी मिसाल ली थी नंबर 1 डिफेंस सिस्टम। हमने कहा जब एक दफा डिफेंस सिस्टम गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तो उसका बेनिफिट सब तक पहुंच रहा होता है, और आप किसी को ना तो ये कि फला का बेनिफिट ज्यादा है, फला को ज्यादा प्रोटेक्शन मिल रही है, उसको कम मिल रही है, वो जो डिफेंस है वो तो सबको एक इक्वल प्रोटेक्शन दे रहा है। दूसरा ये कि आप किसी को उस सेंस ऑफ सिक्योरिटी से जो है वो एक्सक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है ना, पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से भाई आप कह लें स्ट्रीट लाइटनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जो स्ट्रीट लाइट्स गवर्नमेंट वगैरह लगा रही होती है। अच्छा, अब ये जो स्ट्रीट लाइट है इसका फायदा भी किसी मखसूस लोगों को हो रहा है? नहीं, सबको हो रहा है। जो वहां से गुजरेगा उसको स्ट्रीट लाइटनिंग की वो फैसिलिटी मिल रही है।
क्या आप किसी को रोक सकते हैं उस सहूलत को लेने से? नहीं, किसी को नहीं रोक सकते। क्या आप बोल सकते हैं फला गाड़ी यहाँ से नहीं जा सकती कि ये स्ट्रीट लाइट उसके लिए नहीं है? पॉसिबल नहीं है, एक्सक्लूजन पॉसिबल नहीं है। तो जितने भी पब्लिक गुड्स हैं, जो प्योर स्पेशली पब्लिक गुड्स हैं जिनको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही होती है, उस केस में एक्सक्लूजन पॉसिबल नहीं होती। एक सेकंड, अच्छा जी, तो पब्लिक गुड्स की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया। अब पब्लिक गुड्स के बाद जो गुड्स आते हैं वो हैं आपके प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स क्या है? टोटली ऑब्वियसली ऑपोजिट है। नॉर्मली जब भी हम शॉप पे कहीं कोई चीज़ बाय करने जाते हैं तो हमें प्राइस भी पे करनी पड़ती है। प्राइस पे नहीं करेंगे तो सप्लायर एक्सक्लूड कर देगा, और जो यूनिट हम बाय कर रहे हैं उसका बेनिफिट सिर्फ किसे मिलेगा? हमें मिलेगा, कोई दूसरा उसका फायदा उठा नहीं सकता। ठीक है जी, तो ये पब्लिक और प्राइवेट गुड्स की। अच्छा, इसमें क्या क्वेश्चन आते हैं? ज्यादा से ज्यादा इसमें क्वेश्चन ये आता है कि पब्लिक गुड्स हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, और ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सम टाइम या बल्कि समटाइम्स क्या अक्सर एमसीक्यूज ऐसे आ रहे होते हैं जिसमें आपको दो ऑप्शन सिलेक्ट करने होते हैं। मैंने इस बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था? नहीं। अच्छा, पेपर पैटर्न तो हमने बात करी थी ना कि 50 एमसीक्यूज आते हैं और 100 मार्क्स का पेपर होता है, यानी एक एमसीक्यू जो है उसके 2 मार्क्स होते हैं, ठीक है ना। मैं भी आपको मॉडल पेपर भी एक दफ़ा दिखा दूंगी, आपको थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, बहुत दफ़ा एमसीक्यूज ऐसे आते हैं और दुआ कीजिएगा आपके पास ऐसे एमसीक्यूज ना आए, क्योंकि ये सबसे खतरनाक एमसीक्यूज होते हैं जिसमें आपको 2 ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपने एक ऑप्शन सही लगाया और दूसरा ऑप्शन गलत लगाया तो 0 मार्क्स मिलेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि आपको 1 मार्क मिल जाएगा सही ऑप्शन लगाने का, यानी एक आपने गलत लगाया, एक भले सही लगाया हो, लेकिन कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। और इस तरह के एमसीक्यू सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स में, ठीक है ना। इसकी हमें सबसे ज्यादा प्रिपरेशन करनी होती है, क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कि एक ऑप्शन तो हमें बिल्कुल क्लियर होता है कि हाँ ये तो करेक्ट है, और बाकी दूसरे में हम कंफ्यूज हो रहे होते हैं और वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो पब्लिक गुड्स के अंदर जो एक एमसीक्यू आ चुका है वो ऐसा आया कि पब्लिक गुड्स हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिलेक्ट टू। ऑप्शन दिए में एक्सक्लूडिबिलिटी, नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी, राइवलरी, नॉन राइवलरी। तो हमें पता है कि पब्लिक गुड्स में कौन सी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है? नॉन राइवलरी और नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी की। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ गुड जो है वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन करी है, और वो है क्लब गुड्स। ठीक है, नाम से आपको पता लग रहा होगा कि क्लब गुड्स वो गुड्स होंगे जो कि ज्वाइंटली, क्लब का मतलब ही है ना, क्लब में कोई एक बंदा तो होता नहीं, एक से ज्यादा लोग होते हैं, ठीक है ना। तो क्लब गुड्स में कह रहे हैं कि क्लब गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि जिनमें एक तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एक्सक्लूडिबिलिटी की। अच्छा, जैसे आपको देखिए ना कि एक्सक्लूडिबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक है तो वहां आपको पता चल जाना चाहिए कि इट हैज सम प्राइस, और अगर आप पे नहीं करोगे वो प्राइस तो सप्लायर आपको वो चीज एंजॉय करने नहीं देगा, ठीक है। लेकिन आगे बड़ी स्ट्रेंज बात है, एक्सक्लूडिबिलिटी के साथ हमने जो कैरेक्टरिस्टिक देखी थी वो राइवलरी देखी थी अभी ऊपर प्राइवेट गुड में, लेकिन कह रहे हैं कि क्लब गुड्स वो गुड्स हैं जिनमें एक तो एक्सक्लूडिबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक है बट आर नॉन राइवल टिल अ पॉइंट वेयर कंजशन टेक्स प्लेस। यानी कह रहे हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम तक ये क्या रहती है इसकी कंजम्पशन नॉन राइवल। नॉन राइवल का मतलब बहुत सारे लोग उसका बेनिफिट ले रहे होंगे और किसी एक का बेनिफिट दूसरे की वजह से कम नहीं हो रहा होगा, किसी किस्म का कोई कंपटीशन नहीं होगा। कंपटीशन कब होता है? जब मेरा फायदा दूसरे की वजह से कम हो रहा, तो मैं चाहूंगी कि यार ये ना ले, इसको ये चीज ना मिले ताकि मुझे ज्यादा फायदा हो सके, ठीक है ना। लेकिन कह रहे हैं कि क्लब गुड्स में एक पॉइंट तक जब तक कंजेशन नहीं हो जाती, यानी बहुत सारे लोग उसमें नहीं शामिल हो जाते, ठीक है ना। अब वो डिपेंड करता है, अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी, जब तक उसकी कंजम्पशन क्या रहती है? नॉन राइवल। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। एक तो स्विमिंग पूल, ठीक है, स्विमिंग पूल जो है उसमें एक वक्त में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है ना। पूल है ना, ऑब्वियसली वो एक बंदे के लिए नहीं है, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है ना, एक लिमिट तक आपको दूसरे से मसला नहीं होना, ठीक है ना। लेकिन जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है ना, बहुत सारे लोग एक ही स्विमिंग पूल में आ जाते हैं, फिर क्या होता है कि जाहिर आप इंजॉय नहीं कर पाते, तो फिर क्या स्टार्ट हो जाती है? राइवलरी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम तक क्या है? नॉन राइवलरी। और ऑब्वियसली एक्सक्लूजन भी पॉसिबल है क्योंकि उसके लिए पे करना होता है। अच्छा, सिनेमा हॉल्स की आप एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, सिनेमा हॉल भी क्लब गुड्स में आ जाता है। हर तरह के क्लब्स जो होते हैं आपके, ठीक है ना, गोल्फ क्लब हो गए, ये सब जितने भी हैं सब इसमें आ जाते हैं। अच्छा, एक मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ
क्लब गुड्स के अंदर के वाईफाई सर्विस जो है आपकी, ये भी क्लब ही गुड्स है, ठीक है ना। एक पॉइंट पे बहुत सारे लोग उसको एक लिमिट होती है ना भाई आप कितने मोबाइल में वो हो सकता है। उसके बाद क्या होता है कि भाई समटाइम अगर ज्यादा लोग उस वाईफाई पासवर्ड डाल दें, होता है ना गेस्ट आए और उन्होंने भी मांग लिया, तो क्या होता है फिर आपका इंटरनेट क्या होने लग जाता है, स्लो होने लग जाता है। फिर आप अक्सर बोल रहे होते हैं ना यार तुम बंद कर दो मेरा स्लो चल रहा है, ठीक है ना। यानी अब क्या शुरू होना स्टार्ट हो गई है, राइवलरी स्टार्ट हो गई है, आपका बेनिफिट दूसरे की वजह से क्या होने लग गया है, कम होने लग गया है, ठीक है ना। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम तक काफी आपके अलावा और भी लोग यूज कर रहे थे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, नॉन राइवलरी थी, लेकिन जैसे कंजेशन होना स्टार्ट हुई, कंजम्पशन क्या हो गई, राइवल हो गई, ठीक है ना। और एक्सक्लूडिबिलिटी तो बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली वाईफाई सर्विस भी फ्री में तो मिलती नहीं है आपको, आप उसके लिए पे करना पड़ता है। तो ये सारे जो है वो क्लब गुड्स के अंदर आ जाते हैं। मैंने आपको बताया कि इसके इस टाइप ऑफ गुड्स में से जो एक ही एमसीक्यू अभी तक आया है, बल्कि दो कह लें आप, एक तो पब्लिक गुड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आई हैं, दूसरे मेरिट और डीमेरिट गुड्स में वो आपसे ये पूछ लेगा कि मेरिट गुड्स में पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है या नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है, इसी तरीके से डीमेरिट गुड्स के लिहाज से, ठीक है ना। अभी आज चैप्टर 1 का जितना हमने करना है वो करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा जो है वो एमसीक्यूज की तरफ भी लेकर जाऊंगी, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि जितना अभी तक करा है उससे कितने एमसीक्यू सॉल्व किए जा सकते हैं। और फिर हम एक असाइनमेंट भी डिस्कस करेंगे कि आपने इतने एमसीक्यू सॉल्व करके आने हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। अच्छा, एक ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, टाइप्स ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। इसका क्या मतलब है, पहले हमने ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। यानी ये वो गुड्स हैं जिनकी जो आप रिलेशन एक्सप्लेन कर रहे होते हो वो विद रिस्पेक्ट टू इनकम एक्सप्लेन कर रहे होते हो, यानी इनकी डिमांड का जो रिलेशन है किसके साथ एक्सप्लेन करते हैं, आप इनकम के साथ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कह रहे, देखो मैं आपको इसको बहुत जनरल वे में समझाती हूँ। नॉर्मली क्या होता है, जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, चीजों को कंज्यूम करना कम कर देते हैं या ज्यादा कर देते हैं। ये ह्यूमन साइकी है, ठीक है ना, कि जब आपकी इनकम बढ़ती है, परचेसिंग पावर बढ़ती है, तो नेचुरली क्या होता है कि आप ज्यादा स्पेंडिंग करना शुरू कर देते हो। तो कह रहे हैं कि भाई ये तो नॉर्मल बिहेवियर है ना, ठीक है। तो जिन गुड्स की डिमांड इनकम के बढ़ने से बढ़ जाती है और इनकम के कम होने से कम हो जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉर्मल गुड्स, उन्हें हम नॉर्मल गुड्स कहते हैं। अच्छा, नॉर्मल नाम क्यों रखा गया, क्योंकि नॉर्मली ऐसा ही होता है, तो हमने उनको नॉर्मल गुड्स बोल दिया। कह रहे हैं कि सम टाइम कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनका इनकम के साथ क्या रिलेशन होता है, इनवर्स या नेगेटिव रिलेशन। इनवर्स या नेगेटिव रिलेशन का मतलब क्या होता है कि दो वेरिएबल्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो हम कहते हैं इनके दरमियान इनवर्स रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है। यानी हम इंफीरियर गुड्स के केस में कह रहे हैं ये इनवर्स रिलेशन है, x बढ़ा तो y कम हो गया, x कम हुआ तो y बढ़ गया, इसको हम इनवर्स रिलेशन कहते हैं। डायरेक्ट रिलेशन यानी दोनों बढ़ रहे हैं एक साथ या दोनों कम हो रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि बेसिकली इंफीरियर गुड्स में क्या होता है कि जब लोगों की इनकम बढ़ती है, इनकम को हम इकोनॉमिक्स में y से डिनोट करते हैं। पहली दफा में मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो लोग जो इंफीरियर गुड्स हैं उनकी डिमांड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। और जब उनकी इनकम कम होती है तो वो उन गुड्स की डिमांड क्या कर देते हैं, तो देयर इज इनवर्स रिलेशन। अच्छा, अब इंफीरियर गुड्स देखो, कुछ चीजें तो आपको नाम से ही पता लग रही होंगी ना, टर्म खुद बता रही है। ये कौन से गुड्स है, इंफीरियर। अच्छा, इंफीरियर का मतलब क्या है कि रिलेटिवली जो है वो क्या है, सस्ती चीजें हैं आपकी, ठीक है ना। और यहाँ तो भाई इन्होंने बात करी है कि भाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफोर्डेबिलिटी हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी भी समटाइम आ ही जाती है इसमें। इंफीरियर जाहिर है, जो चीज़ सस्ती है उसकी क्वालिटी भी जो है ना वो होती है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि भाई आप कोई वेजिटेबल फ्रूट्स बाय करने जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको दो तरह की क्वालिटी दिखती है कि भाई ये वाले टमाटर इतने रुपए किलो हैं, ये वाले इतने रुपए किलो हैं,
ठीक है, तो एक थोड़ा सा इंफीरियर क्वालिटी का होता है, वो क्या होगा, सस्ता होगा। अच्छा, क्या उसको कोई बाय नहीं करता? ऑब्वियसली करते हैं। तो कौन उन वाले टमाटर कौन ज्यादा डिमांड करेगा? उनकी जिसकी इनकम क्या होगी, कम होगी। तो जिनकी इनकम कम है वो ऐसी चीजों को ज्यादा बाय करेंगे, ठीक है ना। सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स की बात कर लिया आपने, सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स भी इंफीरियर गुड्स में ली जा रही होती हैं। या आप देखो, इसमें डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हैं। आप अगर बाय ट्रेन ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास, ठीक है। नॉर्मली लोग इकोनॉमी क्लास से जा रहे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर इनकम बढ़ेगी तो वो किसको प्रेफर करेंगे? फिर बिजनेस क्लास से जाना प्रेफर करेंगे, और इकोनॉमी क्लास की डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो बेसिकली ये एक सिंपल बात, देखो अभी तक आप ये बात नोट कर रहे हो कि इकोनॉमिक्स हमारे बारे में ही बात कर रही है, ठीक है ना। ये हमारा ही बिहेवियर है, ये किसी और दूसरी दुनिया के किसी मखलूक का बिहेवियर नहीं है, तो हमारा ही बिहेवियर है, ठीक है। हम ऐसे ही करते हैं कि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम बेहतर चीज़ों को अफोर्ड करना शुरू कर देते हैं, और इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके बहुत एमसीक्यूज आते हैं। इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेज एज इनकम डिक्रीजेज, इनकम इंक्रीजेज, इनकम रिमेन अनचेंज, ऑप्शंस दिए हुए होते हैं उसने, ठीक है ना। तो ये जितने भी आपके पेपर रिलेटेड एमसीक्यूज है, ये भी उसी फाइल में ही इंक्लूड है, मिक्स हुए हैं। तो जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे आपके हर तरह के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, यहाँ इन्होंने एक और कैटेगरी बताई हुई है। एक चीज मैं और ऐड करूं कि मैंने ड्राइव पे जो अभी आप लोगों को ड्राइव का एक लिंक मिल जाएगा, जो मैंने बताया था ना, उसमें सारे जितने भी नोट्स वगैरह हैं सारे होंगे अपलोड वगैरह एक ही जगह पर। तो मैंने वहाँ पे जो फाइल अपलोड करी है उसमें मैंने एडिटिंग कर दी है। यहाँ पे कुछ टर्म आपको दिख रही होगी जो आपको लग रहा होगा मिस ने समझाई नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इनकम इलास्टिसिटी, नॉर्मल गुड्स में भी एक टर्म यूज हुई है इनकम इलास्टिसिटी, इंफीरियर में भी इनकम इलास्टिसिटी। ये जो कॉन्सेप्ट है इस वजह से मैंने अभी नहीं समझाया, और इसको मैंने अभी हटा दिया साइड से, क्योंकि ये बाद में आना है। चैप्टर 3 जो है वो बेस करती है आपका इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट पे, तो वहां आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी तो एक टाइम फालतू में लगाना ना कि आगे कॉन्सेप्ट समझना है, पहले से उसको समझा कर फिर, तो इसलिए अभी मैं उसको डिस्कस नहीं कर रही। सुपीरियर गुड्स जो है वो कोई अदर कैटेगरी नहीं है, वो नॉर्मल गुड्स की ही कैटेगरी में आते हैं। कह रहे रिलेशन इनका इनकम के साथ पॉजिटिव ही है, लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है ना। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि दे कैन बी टेकन एज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नॉर्मल गुड्स, यानी जब आपकी इनकम एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगी आप तभी इन चीजों को अफोर्ड कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल लग्जरी कार्स, ठीक है ना, फर्निश्ड हाउस, आप इसकी डिफरेंट मिसाल ले सकते हैं, ठीक है ना। तो सुपीरियर गुड्स नॉर्मल गुड्स में ही आ रहे हैं, लेकिन ये क्या है, आपकी एक्सपेंसिव चीजें हैं जिन पे आपकी इनकम का एक लार्ज प्रोपोर्शन जो है वो स्पेंड हो रहा होता है, ठीक है जी। तो नॉर्मली जो डिफरेंसेस आ रहे होते हैं वो नॉर्मल और इंफीरियर गुड्स के आ रहे होते हैं आपस में। अच्छा जी, इस टॉपिक पे आने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को एमसीक्यूज दिखा दूं, क्योंकि ये टॉपिक मैंने आप लोगों को ही देना है रीड करने के लिए। चैप्टर 1 के एमसीक्यूज थोड़े से हम डिस्कस कर लेते हैं क्लास में, स्पेशली वो एमसीक्यूज जो पेपर में आते हैं। ये तो देखिए मैंने सिंपल एमसीक्यूज ऐड करे हैं, ठीक है ना। फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट का फाउंडर कौन है, इस तरीके से आ सकते हैं कि जैसे 7 वाला है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय। इस किस्म के आ सकते हैं, अभी तक नहीं आए हैं, एटलीस्ट मुझ तक ऐसा कोई फीडबैक नहीं पहुंचा है कि इस कोई डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में से एमसीक्यू आया है, ठीक है ना। हो भी सकता हो कि आ जाए, ठीक है, लेकिन नॉर्मली बहुत ही कम चांस होता है। ये सारे एमसीक्यूज आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूंगी आज के कितने एमसीक्यूज आपने सॉल्व करके आने हैं। अच्छा जी, 30 इस तरह का एमसीक्यू आ सकता है आपके पास। गुड्स विच आर डीम्ड टू बी सोशली अनडिजायरेबल आर नोन एज, वो गुड्स जो कि क्या हैं, सोशली अनडिजायरेबल गुड्स, उनको हम क्या कहते हैं, डीमेरिट गुड्स कहते हैं, ठीक है जी। 31 हो गया, अ गुड मे बी क्लास एज डैश इफ इट कॉज पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज,
क्या ऑप्शन आ जाएगा आपका? मैरिड गुड्स आ जाएगा। 32 हो गया, गुड्स विच आर नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन रिवलरस नोन एज पब्लिक गुड्स। Goods for which demand decreases as income of household increases are known as inferior goods। आपने देखा इनवर्स रिलेशन है इनकम और डिमांड का, तो ये inferior goods हैं। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? ठीक है ना? नेशनल डिफेंस इज द एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड्स की एग्जाम्पल है। 35 हो गया, गुड्स क्रिएट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी एंड कंट्रीब्यूट, अगेन वही मैरिड गुड्स आता है। ठीक है ना? तो ये सारे आपके 38 हो गया, ये शायद आ भी चुका है पेपर में। विच वन इज नॉट अ पार्टिसिपेंट ऑफ इकोनॉमी, इसमें से कौन सा पार्टिसिपेंट ऑफ इकोनॉमी आपने नहीं पढ़ा? तो स्टूडेंट्स हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि ये अभी ना बाद में क्या होता है, बाद में स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हैं ना, उनको याद नहीं आ रहा था पार्टिसिपेंट ऑफ एन इकोनॉमी। ये बिल्कुल चैप्टर 1 का स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक एजेंट, जो हमने कल डिस्कस करे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा ठीक 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 ठीक, बीच में और भी हैं। ये भी हमने 46 भी डिस्कस कर लिया था, ट्रू एंड फॉल्स। ये भी पेपर में आया हुआ एमसीक्यू है। नॉर्मेटिव साइंस डील्स विद फैक्चुअल क्वेश्चंस। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया था कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। 44 टाइप का एमसीक्यू भी आपके पास आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेट टू नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो नॉर्मेटिव एस्पेक्ट कौन सा होगा? जिसमें आपको ओपिनियन दिख रहा होगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेटमेंट है गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर टू ऑल ऑफ द सिटीजन्स, या एक बंदे का ओपिनियन है कि भाई गवर्नमेंट को सिटीजन्स को फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी चाहिए, तो ये नॉर्मेटिव एस्पेक्ट है। हम ये नहीं कह रहे कि भाई ये गलत है या सही है, ये बंदे का अपना ओपिनियन है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर कोई इससे एग्री करे। तो आप लोगों का भी मैं आपको इन जनरल अगर बताऊं तो आप लोग आज की क्लास के बाद जो है ये बहुत आते हैं, ये जिस तरीके से 57 है ना, इस तरह के एमसीक्यू बहुत आए हुए हैं पेपर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ इनकम अर्न्ड बाय अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो हमने टैक्सेस कोई रिवॉर्ड नहीं पढ़ा, हमने कल रिवॉर्ड डिस्कस किया था, अजीज याद है? लैंड का रिवॉर्ड रेंट, लेबर का रिवॉर्ड वेजेस एंड सैलरीज, कैपिटल का रिवॉर्ड इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड प्रॉफिट। टैक्सेस हमने किसी का रिवॉर्ड नहीं पढ़ा, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? टैक्सेस। अच्छा, दो तरह के एमसीक्यूज है जिसकी हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है हमेशा। नंबर 1 जो सिलेक्ट 2 वाले हैं, ठीक है, वो मैं आपको उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगी। नंबर 2 अगर किसी एमसीक्यू में नॉट लिखा हुआ, क्योंकि अगर आप उस नॉट, अभी तो आपको शायद आसानी से समझ में आ गया, बहुत दफा एमसीक्यू ऐसे होते हैं आते हैं जिसको नॉट पे आप सही से उसको समझ नहीं पा रहे होते, तो नॉट वाले एमसीक्यू पे बहुत फोकस करना है स्टूडेंट्स को। पेपर में जो प्रॉब्लम होती है, एक सिलेक्ट 2 वाले में प्रॉब्लम हो रही होती है और ये नॉट वाले जो एमसीक्यू है ना, इनमें प्रॉब्लम हो रही होती है। इसका एक आसान तरीका क्या होता है कि पहले आप नॉट हटा के समझ लें, ठीक है, फिर आप नॉट के साथ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये तकरीबन आप लोगों ने आई थिंक 63 एमसीक्यू हैं। हाँ, 63 एमसीक्यू का आपने टारगेट रखना है। हो सकता है आज तो आप सारे एक साथ ना कर पाए, लेकिन आपने कोशिश करनी है। शुरू के एमसीक्यू तो बहुत ही सिंपल है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फला बुक किसने लिखी है, कब लिखी है। ठीक है, तो कोशिश करें कि हाफ एमसीक्यू आप आज कर लें, अपने पास लिख लें कि भाई आपका असाइनमेंट है कि आज की क्लास के बाद आपने कोशिश करनी है कि 1 से 2 दिन में आपने 1 to 63 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में आकर क्वेश्चन करेंगे किसी एमसीक्यू के हवाले से, मैं चाहूंगी, क्योंकि मुझे बहुत हैरानी होती है अगर स्टूडेंट्स कोई सवाल नहीं पूछते और वो बोलते हैं हमें सब आ गया। तो ऑब्वियसली पहली दफा एक सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हो तो आपको कंफ्यूजन होती है उस सब्जेक्ट के हवाले से, शुरू से सारी चीजें नहीं क्लियर हो रही होती।
या तो जैसे आप बैच 1 के स्टूडेंट्स हैं, वो कोई सवाल नहीं पूछते, मैं उनसे यही बोलती हूँ या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ या तुम लोग बहुत अच्छा पढ़ते हो, दोनों में से कोई एक बात है, या तुम लोग सॉल्व नहीं किया हुआ, मुझे कह रहे हो कि सॉल्व हो गया, ठीक है ना, क्योंकि कंफ्यूजन तो होती है हमेशा से, तो क्वेश्चन जरूर पूछना है। अगर कहीं भी जरा से भी कोई कंफ्यूजन है, ये नहीं कि पीछे आंसर की दी हुई, आंसर की देखकर लगा लिया, ठीक है ना, आपने पहले खुद से सब सॉल्व करना है, देन आपने आंसर की के साथ मैच करना है। अगर कोई मैच नहीं हो रहा तो फिर आप क्लास में डिस्कस कीजिएगा, ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसका आंसर ये क्यों है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि ये कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोग रीड करेंगे, और अगर वो आप लोगों का नेट चल रहा है, अगर आप लोगों को क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो आप लोग स्लाइड्स अपने मोबाइल में स्लाइड खोलकर देख सकते हैं, अगर क्लियर नज़र आ रहा है तो आप यहीं से देख लें। कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल रीडिंग मटेरियल है। अभी तक अगेन मेरे नॉलेज में नहीं है कि इससे रिलेटेड कोई एमसीक्यू आया हो, बट जाहिर है हमें सिलेबस का पार्ट है तो हमें डिस्कस करना है। डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन। डिवीजन ऑफ लेबर किसे कहते हैं और उससे इससे प्रोडक्शन क्यों बढ़ जाती है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो इस स्लाइड में डिस्कस है। एक जनरल कॉन्सेप्ट है, बल्कि बहुत ज़्यादा जूम आउट हो गया, तो ये देखने क्लियर नजर आ रहा है आप लोगों को, इसको ज़रा रीड करें। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब समझ में आ गया आपको? एक वर्क प्रोसेस को नंबर ऑफ टास्क में डिवाइड कर देना और हर टास्क को सेपरेट पर्सन को असाइन कर देना, ना कि हर टास्क एक ही बंदा करे। हर एक ही टीचर है पूरे इंस्टीट्यूट पे जो सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है, ठीक है ना। इससे बेहतर ये कि हर सब्जेक्ट वो बंदा पढ़ाए जो उसमें एक्सपर्ट हो, ठीक है ना। आपका नाम यासिर है? क्या नाम है? हुज़ैफ। अच्छा, कल एक बच्चा ऑनलाइन था ना, आप कल नहीं आए थे, तो आपने रिकॉर्डिंग देखी या? हाँ, ये मैंने आप लोगों से बात करी थी ना कि आपने सौतेला सलूक नहीं करना है इकोनॉमिक्स से, आप ही लोगों से बात हुई थी मेरे ख्याल में। तो मैथ्स की क्यों देखी? क्योंकि आपको लगा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सही है। मुझे बताते जाए, पहला पॉइंट सबको क्लियर है? पहला पॉइंट तो कोई मुश्किल नहीं है, एफिशिएंसी बढ़ती है जाहिर है, और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और उसकी एक रीज़न वो ये भी कह रहे हैं कि एक बंदा जब एक ही काम रिपीटेडली करता रहेगा तो वो वैसे ही एक्सपर्ट हो जाएगा। हम कहते हैं कि भाई प्रैक्टिस जो है वो वैसे ही आपको परफेक्ट बनाती है। दूसरा पॉइंट में कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि टाइम वेस्ट नहीं होगा। हाँ, एक टास्क से दूसरी टास्क की तरफ आपको जाना नहीं है तो कोई टाइम वेस्ट नहीं है, आपका माइंड भी एक ही तरफ रहेगा, डाइवर्ट नहीं होगा कि ये भी करना है वो भी करना है। तीसरा पॉइंट समझ में आ रहा है? नहीं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? देखो, दो बातें याद रखना। ये जो कॉस्ट की बात हो रही है ना, ये कौन सी कॉस्ट है? ये टोटल कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट है। यानी इस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं?
चेंज की बात नहीं है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। टोटल कॉस्ट नहीं है तो कौन सी कॉस्ट है? बहुत जनरल नाम है इसका। बोला सही है, लॉन्ग रन का काम कहाँ से आ गया? तुमने मेरा पहले का पूरा कोर्स लिया हुआ है, पूरे तुम पोर्टल था तुम्हारे पास? अच्छा, ढूंढ ढूंढ के वीडियोस देखेंगे ना। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से समझ में आया मुझे। पूरे लेक्चर्स पढ़े हुए? तो ये YouTube पे मेरे सारे 8 चैप्टर्स तो नहीं है? अच्छा, वैसे इन जनरल। सही है, सही है, सही है। अच्छा देखो, एक कॉस्ट होती है टोटल कॉस्ट और एक कॉस्ट होती है जिसकी ये बात कर रहे हैं वो होती है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट यानी ऑन एवरेज एक आउटपुट एक यूनिट पे आपको कितनी कॉस्ट आ रही है। एवरेज कॉस्ट निकालने का, एवरेज तो सभी निकालते हैं ना मैथ्स वगैरह में, एवरेज निकाल रहे होता है। एवरेज निकालने का सबसे सिंपल तरीका है भाई, एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं? अगर आपको पर यूनिट कॉस्ट निकालनी हो तो आप जो टोटल कॉस्ट होती है उसको डिवाइड कर देते हैं किससे? टोटल आउटपुट से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं कि भाई हमें कॉस्ट आ रही है टोटल 1000 रुपये की कॉस्ट आ रही है और हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करें? 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करें, तो एक यूनिट पे आपकी कितनी कॉस्ट आई? 20। सही है ना? तुम लोगों के फेसेस से तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, मेरी मैथ्स बहुत बुरी है तो इसलिए तो स्पेशलाइजेशन जो है ना वो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट को कम करती है। अच्छा, आप कैसे कम करिए? देखो, आपको जो सबसे ज़्यादा चीज़ यहाँ पे कंफ्यूज करती है ना स्टूडेंट्स को, वो ये करती है कि मीन्स अगर आप, और बात भी बिल्कुल ठीक है, अगर आप एक ही बंदे से सारे काम लोगे ना तो हो सकता है कि वो आप उस पर आपकी इतनी कॉस्ट ना आए, लेकिन जब आप हर बंदे सब्जेक्ट के लिए या हर टास्क के लिए सेपरेट पर्सन रखोगे और रख भी कौन रहे हो? जो स्पेशलिस्ट है, एक्सपर्ट है, तो कॉस्ट तो ज़्यादा आनी चाहिए। ठीक है, जो जितने भी बिग फर्म्स हैं उनमें जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, HR का डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, डिफरेंट डिपार्टमेंट में जब भी इंटरव्यू लेते हैं तो वो इस बात को देखते हैं कि उसकी जिस बंदे को रखना है उसकी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज उसमें है या नहीं है। जबकि जितनी भी प्राइवेट फर्म्स हैं, और बिग फर्म्स की बात कर रही हूँ मैं बेसिकली, वो हमेशा कॉस्ट कटिंग की कोशिश करती हैं, हमेशा। अगर वो देखेंगे कि ये 2 टास्क एक बंदा कर सकता है इजीली, तो वो कभी भी उसके लिए 2 बंदे नहीं रखेंगी। ये काम कौन कर रहा होता है? गवर्नमेंट इदारों में दिख रहा होता है, इतने से काम के लिए 10 लोग रखे हुए होते हैं। ठीक है ना? तो जब एक प्राइवेट फर्म्स और जितनी भी बड़ी फर्म्स हैं कॉस्ट कटिंग को बहुत देखती हैं कि भाई जहाँ जिस एस्पेक्ट से कॉस्ट कट हो सकती करें, तो फिर वो एक्सपर्ट्स क्यों रख रही हैं? उस पर तो ज्यादा कॉस्ट आ रही है ना उनकी, तो वो एक्सपर्ट्स क्यों रख रही हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि टोटल कॉस्ट तो ज्यादा आएगी लेकिन एवरेज कॉस्ट क्या आएगी? कम आएगी। ये क्या बात हुई? देखो, आप अज्यूम करो 2 बेकरीज हैं साइड बाय साइड, एक बेकरी में जितना भी बन रहा है, जो सब कुछ बन रहा है वो मैनुअल बन रहा है। ठीक है ना? मैं मिसाल देने के लिए समझा रही हूँ। और बराबर में जो दूसरी बेकरी है उसमें सब चीज़ें ना मशीन्स के थ्रू हो रही हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, सारे काम मशीन्स वगैरह के थ्रू हो रहे हैं। अच्छा, टोटल कॉस्ट किसकी ज़्यादा आ रही होगी? उस मशीन की जहाँ पे लेबर काम कर रहे हैं, उस मशीन की जहाँ लेबर काम कर रहे हैं, जहाँ मशीन्स और न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू सब कुछ प्रोडक्शन हो रही है। मशीन जहाँ काम कर, लेबर की जो प्राइस है स्पेशली इन पाकिस्तान, ठीक है, वो क्या है? कम है। हम यहाँ पे अगर मशीन्स वगैरह कैपिटल यूज करते हैं तो हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। ठीक है ना? लेकिन कौन सी बेकरी होगी जिसकी जो प्राइस होगी, एवरेज कॉस्ट होगी, वो कम आ रही होगी जहाँ मशीन यूज हो रही है? रीजन ये है कि देखो, जब आप एक्सपर्ट्स रख रहे हो या जब आप स्पेशलिस्ट जो उस काम का है उसको रख रहे हो, वो कॉस्ट तो ज्यादा आ रही है टोटल कॉस्ट, लेकिन वो प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा दे रहा है जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो बहुत तेजी से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और जब डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज होगा तो ओवरऑल रेशियो क्या हो जाएगा? कम होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी पर यूनिट कॉस्ट कम आने लग जाएगी आपकी।
तो जितनी भी बिग फर्म्स होती हैं, क्योंकि वो बहुत लार्ज स्केल पर ऑपरेट कर रही होती हैं, क्यों लार्ज स्केल पर ऑपरेट करी, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है ना, तो उनकी पर यूनिट कॉस्ट हमेशा क्या आ रही होती है, कम आ रही होती है। हम अक्सर कहते हैं कि भाई जो छोटा बिजनेस कर रहा होता है ना, उसकी कॉस्ट ज्यादा आती है, और जितना बड़ा बिजनेस होता है आपकी पर यूनिट कॉस्ट उतनी क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है, क्योंकि आप जब बल्क में प्रोड्यूस करते हो ना, तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम आती है। भाई आप अक्सर कहते हो भाई इम्तियाज से बाय करते हैं तो हमें ग्रोसरी रिलेटिवली बाहर के मुकाबले में सस्ती पड़ रही होती है, क्योंकि इम्तियाज 2, 4, 5, 6, 10, 100 चीजों में नहीं डील कर रहा होता, हजारों में डील कर रहा होता है वो। तो जब प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है तो टोटल कॉस्ट नहीं, टोटल कॉस्ट तो उसकी बताओ कितनी ज्यादा होगी, जब वो इतना बल्क इतना बाय करता है तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी ज्यादा होगी, लेकिन उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही होती है, कम आ रही होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक सिंपल बात समझ लेना, ये फिनोमिना बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन होगा आगे भी, स्पेशली इन चैप्टर 4, कि जब प्रोडक्टिविटी की बहुत स्पीड से बढ़ती है ना, तो जो कॉस्ट की स्पीड है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है जब आप बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। ये मैंने आपको फॉर्मूले से भी बताया कि फॉर्मूले में आपने डिनोमिनेटर में आउटपुट लिया हुआ है, तो जब आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ने से ओवरऑल रेशो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, फोर्थ पॉइंट में बहुत सिंपल सी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड इज मास्टर ऑफ नन। एक बंदा जो हर काम जानता है वो किसी भी काम में मास्टर नहीं होता, फिर आता सब है, लेकिन जब आप सब करते हो तो फिर एक चीज में एक्सपर्टी नहीं आ पाती है आपकी। ठीक है ना, लेकिन जब आप एक ही काम करते हो तो उसमें फिर आप क्या बन जाते हो, एक्सपर्ट बन जाते हो। तो ये एक फेमस सेइंग है जो इन्होंने यहाँ पे ऐड करी है। तो बेहतर ये कि भाई ना कि सब कुछ करो, कोई एक काम करो उसमें एक्सपर्ट बनो। ठीक है ना, जब कोई मेडिकल की फील्ड चूज करता है तो आखिर में फिर वो क्या कर रहा होता है, स्पेशलाइजेशन करता है ना किसी एक चीज में, ना कि वो डेंटिस्ट भी बन जाए और हर तरह का डॉक्टर बन जाए। ठीक है ना, नहीं, वो किसी एक चीज में स्पेशलाइजेशन करता है। ठीक है, तो क्योंकि एक सारी चीजें आने का मतलब ये नहीं है कि फिर आप किसी एक चीज में एक्सपर्ट नहीं कहलाओगे। ठीक है, तो इससे बेहतर ये कि एक चीज में एक्सपर्टीज हासिल करें। इंटरनेशनल, अच्छा ये लास्ट पॉइंट कोई मुझे एक्सप्लेन करे, लास्ट पॉइंट में क्या बात कह रहे हैं। कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब पता है किसी को? कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब ये है कि सम टाइम कुछ कंट्रीज को कुछ चीज़ों को प्रोड्यूस करने में कॉस्ट क्या आ रही होती है, रिलेटिवली कम आ रही होती है दूसरे कंट्री के मुकाबले में। क्यों कम आ रही होती है? क्योंकि फला क्रॉप के लिए जिस किस्म की कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं वो उस कंट्री में अवेलेबल है। तो जब वो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है वहाँ पे, तो जाहिर है उनकी कॉस्ट क्या आ रही है, वही पर यूनिट कॉस्ट। यहाँ पे भी एवरेज कॉस्ट की बात हो रही है, कम आ रही है। अब पाकिस्तान हर चीज़, हर कंट्री सब कुछ तो एक्सपोर्ट नहीं कर रहा होता ना, क्यों? इसी वजह से पाकिस्तान टेक्सटाइल में कहा जाता है कि उसका बड़ा नाम है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत उसकी अच्छी है। तरीके से स्पोर्ट्स गुड्स जो हैं वो पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा होता है, लेकिन कुछ चीज़ों में एक्सपर्टीज नहीं है। अब चाय की जो पत्ती है, ये कुछ कंट्रीज हैं जो आपके, क्योंकि वहाँ वो जो टी है उसके लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं कि वो पहाड़ों की जो ढलान है उस पर उसकी क्रॉप ग्रो होती है, और वो ऊपर से पानी जब ढलानों से यूँ गिरता है, उसकी कंडीशन है। अब वो कंडीशन अगर पाकिस्तान की इलाकों में अवेलेबल नहीं है तो पाकिस्तान में वो चाय की पत्ती इतनी अच्छी नहीं होगी, और जब कोई चीज़ कम ग्रो होगी तो जाहिर है उसकी कॉस्ट ओवरऑल आपको ज़्यादा आ रही होगी। ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ है। इसी तरीके से हम जो है वो लेबर अबेंडेंट कंट्री है, हमारी कंट्री हमारी जो एक्सपर्टीज है वो ज़्यादा उन चीज़ों में होती है जो कि लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी जिसमें यूज़ हो रही है। अगर किसी चीज़ में कैपिटल ज़्यादा यूज़ हो रहा है उसमें हमारी कॉस्ट क्या आती है फिर बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास ना इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है ना इतनी अच्छी मशीन्स वगैरह हैं। ठीक है ना, आप ऑटोमोबाइल ही देख लें, हम नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं, बाहर से ही इम्पोर्ट हो रही होती है या फिर वो यहाँ के पास असेंबल हो रही होती है।
तो ये वाली बात है। तो वो कह रहे हैं जिस तरीके से हर इंडिविजुअल हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता ना, उसके पास हर तरह की स्किल्स नहीं होती, इसी तरीके से कंट्रीज का भी यही है। हर कंट्री हर चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसकी भी हर कुछ चीज़ों में एक्सपर्टीज होती है, कुछ चीज़ों में उसको कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल होता है, यानी दूसरे कंट्री के मुकाबले में उसको एडवांटेज हासिल होता है। तो यही वाली चीज़ इंडिविजुअल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन को, कि हर चीज़ में स्पेशलाइजेशन आपकी नहीं होती, तो जिस चीज़ में होती है आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं और जिस चीज़ में नहीं होती उसको आप इम्पोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। सिंपल रीडिंग कॉन्सेप्ट था, इसके चांसेस बहुत ही कम है कि इतना सिंपल कॉन्सेप्ट पेपर में दिल करा है कैप का तो दे भी सकता है कोई छोटा मोटा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसमें कोई बात है तो वो थर्ड पॉइंट ही है कि स्पेशलाइजेशन डिक्रीजेस कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। अच्छा जी, अगेन जो नेक्स्ट स्लाइड है वो भी सिंपल सी हमारी स्लाइड है, कैपिटल फॉर्मेशन एंड इट्स स्टेजेस। कैपिटल का मतलब हम पढ़ के आ रहे थे, क्या है, क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, व्हाट इज कैपिटल, मनी नहीं, मैन मेड गुड्स यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज, वो चीज़ें जो इंसान ने बनाई हैं और उसके थ्रू वो क्या करता है, दूसरी चीज़ें बनाता है। ये कैपिटल की डेफिनेशन देखी थी। फॉर्मेशन का मतलब हम सबको समझ में आता है ना, फॉर्मेशन बनना, किसी चीज़ का बनना, इजाफा होना। कैपिटल फॉर्मेशन यानी कैपिटल स्टॉक में एडिशन होना, कंट्री के अंदर न्यू मशीन्स का में एडिशन होना, न्यू फैक्ट्रीज का बनना, ये क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन है। हर कोई इतनी आसानी से फैक्ट्री बन जाती है, कोई फैक्ट्री बनानी हो या न्यू प्लांट इंस्टॉल करना हो बहुत आसान है। इसके लिए क्या चाहिए होते हैं, पैसा चाहिए होता है, सिंपल आंसर है, इसके लिए पैसा चाहिए होता है। और यानी बहुत अच्छी जो है ना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। कैपिटल फॉर्मेशन के लिए आपको क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, ये आपको उसके स्टेजेस बता रहे हैं कि किसी भी इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होती है। उसके लिए आप 3 स्टेजेस हैं। कह रहे नंबर 1 स्टेज क्या है, क्रिएशन ऑफ सेविंग्स। देखो हर इकोनॉमी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक सेवर्स और दूसरे इन्वेस्टर्स। जो सेवर्स है ना बेसिकली उनको हम क्या बोलते हैं, लैंडर्स। वेरी गुड, ये अपना पैसा क्या कर रहे हैं, लैंड कर रहा है, ठीक है। मेरी इनकम में से जो एक्सेस बच रहा है, जो सरप्लस में अमाउंट है, वो मैं क्या करती हूँ, लेट्स से बैंक में जाकर डिपॉजिट करवा देती हूँ, ठीक है। हाँ बिल्कुल वही, ये वही है। बाजार देखा जाए तो मैं डिपॉजिट करवा रही हूँ बैंक में, पर मुझे क्या लगता है कि बैंक के पास कोई किसी किस्म का कोई वॉल्ट है, कुछ है जिसमें वो अंदर डाल देता है मेरे पैसे, मेरे नाम की चिट लगा के कि बस अब इनके पैसे यहाँ रहेंगे और जब मैं निकलवाने जाऊंगी तो वो खोल के उसमें से पैसे दे देगा। ऐसा चलता है बैंक? नहीं, बैंक क्या करेगा, मेरे जो पैसे हैं उनको आगे किसी को दे देगा। ये होता है ना बेसिकली। तो मैं लैंड ही कर रही हूँ अपना पैसा, ठीक है ना। तो और इन्वेस्टर्स कौन है, जो कि बेसिकली कौन है, बोरोवर्स। इन्वेस्टर्स बोरोवर्स हैं आपके। तो सबसे पहले तो सेविंग होनी चाहिए ना, पैसा होना चाहिए, यानी पैसा सेव होगा तो इन्वेस्टमेंट के लिए यूटिलाइज होगा। अगर बैंक में लोग डिपॉजिट करवाना छोड़ दें तो फिर फंड्स कहाँ से आएंगे, जिन लोगों को पैसा चाहिए, जो लोग बोरो करना चाहते हैं उनको पैसा कहाँ से देगा बैंक, बैंक के पास अपना तो कोई पैसा नहीं है, आप ही लोगों का पैसा है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले वो सेविंग होती है और फिर ये सेविंग कहाँ आती है, कह रहे हैं दूसरा स्टेज है कि ये सेविंग मोबिलाइज होके आ जाती है कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट में आपके बैंक्स भी आ जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज भी आ जाती है, ठीक है ना। इस तरह के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं जहां आप पैसा रखवाते हो और फिर वो आगे चैनलाइज्ड होता है। और फिर इस कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टर्स आते हैं जिनको पैसा चाहिए होता है, जिनको क्या करनी होती है, इन्वेस्टमेंट करनी है, फैक्ट्री बनानी है, न्यू प्लांट इंस्टॉल करना है। वो इस कैपिटल मार्केट से क्या करते हैं, पैसा बोरो करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज सबसे पहले तो क्या, सेविंग होनी चाहिए आपकी इकोनॉमी में। दूसरा स्टेज कि ये सेविंग कहाँ आनी चाहिए, कैपिटल मार्केट में। यानी
अगर आपने घर में कोई बॉक्स रखा हुआ है जिसमें आप अपना पैसा रख डाल देते हो, तो इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये सेविंग नहीं है भाई, ये सेविंग नहीं है। आप इसको भले कह रहे हो कि मैंने इतने पैसे सेव कर लिए हैं, लेकिन ये सेविंग नहीं है, क्योंकि आपका पैसा 10 साल बाद भी उतना ही रहना है। वो पैसा स्टक हो गया, वो पैसा कहीं यूटिलाइज नहीं हो रहा। उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं होल्डिंग की, उसके लिए हम सेविंग की टर्म नहीं यूज करते, ठीक है। तो आपने कैपिटल मार्केट में पैसा सेव करा और फिर कैपिटल मार्केट से ये पैसा उन लोगों के पास चला गया जो क्या करना चाह रहे थे, कैपिटल फॉर्मेशन करना चाह रहे थे, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे। तो इस तरीके से कैपिटल स्टॉक में एडिशन होगा। अगर कोई ऐसी इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी भी वही इकोनॉमी है जो हम नॉर्मली क्या है, कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी कहलाते हैं। हम अपनी इनकम का मेजर पार्ट क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, और इसी वजह से सेविंग कम है हमारी इकोनॉमी में। और सेविंग रेट क्योंकि कम है तो इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स भी हमारे पास कम बच जाते हैं, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए, फंड्स चाहिए, सेविंग रिक्वायर्ड है। तो ये इन्होंने छोटे से आपके जो है ना वो एक टॉपिक में एक्सप्लेन कर दी कि भाई इन्वेस्टमेंट कैसे होती है किसी भी इकोनॉमी में। बस ये स्लाइड तो बताने की क्या जरूरत है, स्कार्सिटी पता है, लिमिटेड रिसोर्सेज। चलिए, अनदर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और अली एक्सप्लेन करेंगे। अली को सब आता है। अली, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं? अब अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, किसी भी किस्म का डिसीजन लेते हैं, तो वो आपका जो डिसीजन है उसमें कोई ना कोई कॉस्ट ज़रूर होती है, चाहे वो मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी हो। कुछ ना कुछ आप सेक्रीफाइस ज़रूर कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि रॉबिन ने एक बात करी थी, अगर आपको याद हो, कि रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो अगर आप रिसोर्स को किसी एक पर्पस में लगा देंगे तो जो दूसरा पर्पस है उस पर अब आप नहीं लगा सकते, तो वो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा, ठीक है। ये आपकी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल मिसाल हम ये लेते हैं कि आपने अपने टाइम को इस वक्त एलोकेट करा है कि मैं इकोनॉमिक्स का लेक्चर लेंगे हम। आप इस टाइम में बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़ भी कर सकते थे, लेकिन वो सारी एक्टिविटीज़ आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं कहलाएंगी इस क्लास को लेने की। इस क्लास को लेने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, वो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो आपने सेक्रीफाइस करा, जो आपने बोला यार अगर मैं क्लास नहीं लेता ना तो मैं ये करता, वो आपकी इस क्लास को लेने की क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। कोई कहता है भाई अगर मैं क्लास नहीं लेता तो मैं तो सोता घर पे, तो उसकी क्लास लेने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या है, सोना। कोई कहता है कि भाई मैं क्लास अगर नहीं लेता तो मैं जॉब करता, तो वो इनकम जो अर्न कर सकता था वो अब अर्न नहीं कर पाएगा, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो वो मॉनेटरी टर्म में भी हो सकती है, नॉन मॉनेटरी टर्म में भी हो सकती है। हमने पहले एक बात डिस्कस करी थी कि इकोनॉमिक्स में हम एक बात बोलते हैं कि देयर इज नो फ्री लंच। मुफ्त में तो भैया आपको कुछ भी नहीं मिलता, कुछ ना कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, चाहे वो इज्जत नफ्स सेक्रीफाइस करनी पड़े या टाइम सेक्रीफाइस करना पड़े, कुछ ना कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो आपके हर डिसीजन की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। गवर्नमेंट जब कोई पॉलिसी लगाती है ना, हमने महंगाई कम करनी है, उसके लिए पॉलिसी लगा रहे हैं, महंगाई तो शायद कम हो जाएगी लेकिन कोई ना कोई और प्रॉब्लम जरूर उस पॉलिसी की वजह से क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि डिसीजन का सारा अच्छा कुछ हो और कोई उसकी कॉस्ट ना आए। कॉस्ट तो आपने हर हाल में बेयर करनी है किसी न किसी फॉर्म में। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जो करेक्ट डेफिनेशन है, और इसमें सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन आ चुकी है पेपर में, उसमें एक ऑप्शन है ऑल सैक्रिफाइसिंग कॉस्ट। अक्सर जन कहते हैं भाई यही होगा, याद रखना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, द सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेट दैट यू सैक्रिफाइस। वो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेट जो आप बोलते हो यार बस ये नहीं करता तो ये करता, अगर मैं बर्गर नहीं खाता ना तो मैंने तो पिज्जा खाना था, ठीक है। वो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेट जो आपने सोचा हुआ कि मैंने अपने पैसा, अपना टाइम,
या अपनी जमीन इस काम के लिए नहीं लगाता तो मैं इस काम के लिए लगाता, वो जो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेट आपने सेक्रीफाइस करा है वो आपके उस काम की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है ना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट, और ये नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट को हाईलाइट करिएगा, यही ऑप्शन में आएगा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट। अच्छा, मुझे जो है ना आप लोगों की नोटिंग प्रॉपर चाहिए रजिस्टर में। इससे मतलब नहीं है आप क्लास में लिखते हैं या घर जाके लिखते हैं, लेकिन वीक में एक डे ऐसा ज़रूर होगा जिसमें मैं चाहूँगी कि मैं पहले से बताऊँगी कि आप लोगों ने अपना फेयर रजिस्टर लाना है, मैं चेक करूँगी। चेक ये नहीं कि मैं रटफन से चेक कर रही हूँ, स्टार दे रही हूँ, वो हाल ही नहीं है, लेकिन मुझे देखना है कि आप लोग फेयर कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और नोट्स बनाते हुए मैं अब हर बैच में एक बताती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मैं 2 महीने बाद भी जब वो कॉन्सेप्ट अपने नोट्स में रिवाइज करूँ तो मुझे सब याद आ जाए कि वो कॉन्सेप्ट क्या था, तो उसके लिए आपने एक काम करना है। और बिलीव मी कि जो कॉन्सेप्ट अभी आपको लग रहा है ना यार ये तो बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या है, मिस ने बताया आराम से समझ में आ गया, आपको 2 महीने क्या, तो मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, आपको 1 महीने बाद, कुछ वीक्स बाद वो कॉन्सेप्ट जब आप दोबारा देखोगे तो कुछ ना कुछ पॉइंट आपके जहन से मिस हो चुका होगा, ठीक है ना। उसके लिए आपने काम करना है, जब भी आप नॉर्मल स्टूडेंट्स घर जाके फेयर कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो जब आप फेयर कर रहे हो तो उसमें एक काम ज़रूर किया करो कि अगर आपको ज़्यादा एक दिन में इतनी बुरी याददाश्त मेमोरी तो नहीं होगी ना, तो एक दिन में तो याद होगा आपको घर जाके कि जब इसने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो फना एग्जाम्पल दी थी, फना बात करी थी, या कोई भी ऐसा पॉइंट बता दिया था जिसकी वजह से मुझे ये कॉन्सेप्ट क्लिक कर गया था, ठीक है ना। आप अपने ओन वर्ड्स में ज़रूर लिखा करो। मैंने हमेशा जब भी अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में रजिस्टर बनाए हैं तो वो रजिस्टर जब कोई भी स्टूडेंट लेता था पढ़ने के लिए तो बोलता था हमें क्लास लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब रजिस्टर देखकर ऐसा लगता है कि बस सब लिखा हुआ है, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, टीचर को सुनने की ज़रूरत नहीं लगती थी, जो कि बहुत गलत बात है, आदतें ख़राब हो जाती थी। लेकिन ये कि वो ऐसा रजिस्टर होता था कि उसको पढ़ के पूरा कॉन्सेप्ट, तो मैं यही चाहती हूँ आप लोगों के लेक्चर्स ऐसे होने चाहिए। मैं कहती हूँ आप लोगों को जो लैंग्वेज सूटेबल लगे, पहले तो ऑब्वियसली आप प्रॉपर डेफिनेशन लिखें आप, ठीक है, जो डेफिनेशन है, लेकिन उसको समझाने के लिए जो आप एग्जाम्पल लिख रहे हैं कुछ अपने आप जो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई उस कॉन्सेप्ट से, वो आप जिस लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, आप जो लैंग्वेज आपको जो है ना वो कंफर्टेबल लगती है आप उस लैंग्वेज में लिखें। उससे मुझे कोई मतलब ज़रूरी नहीं ज़बरदस्ती की इंग्लिश में ही लिखना है आपने। अगर आप उर्दू में कंफर्टेबल हैं आप उर्दू में लिखें वो एग्जाम्पल, लेकिन लिखें, वो आपका रजिस्टर ऐसा हो जाएगा कि आप बाद में जितने भी टाइम बाद जब उस रजिस्टर को खोलेंगे आपको वो सारे कॉन्सेप्ट याद आ जाएंगे, ठीक है। पेपर के वक्त की बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं कुछ इतने की पॉइंट्स क्लास में बता रही हूँ तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें स्टूडेंट पेपर से पहले वही बातें पूछ रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने नोट ही नहीं करी होती है, तो वो मुझे किसी को नहीं याद रहता, ठीक है। उस वक्त आपको लग रहा होता है कि यार मुझे तो सब याद रहेगा, लेकिन बाद में नहीं याद रहता। जाहिर है जब इतने सारे, फिर इकोनॉमिक्स तो नहीं है खाली, और भी सब्जेक्ट्स हैं, तो इतने सारे सब्जेक्ट्स इतने सारे कॉन्सेप्ट होते हैं तो वो सब मिक्स हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हम नॉर्मली कोशिश करेंगे, हमारी शायद अभी मैं इस दफ़ा तो शायद सैटरडे भी क्लास ली हूँ, नॉर्मली मैं सैटरडे नहीं लेती, फ्राइडे सैटरडे संडे। लेट्स सी आप लोगों का टाइम देखकर फिर मैं शेड्यूल देख लूँगी। तो हमारी जो वीक की लास्ट क्लास होगी ना, अगर वीक की लास्ट क्लास थर्सडे हुई तो आप लोगों ने उस दिन फेयर रजिस्टर लाना है, ठीक है। और मैंने चेक करना है कोई पेज बीच में से मिस नहीं होना चाहिए, मिस फला दिन का नहीं लिया था तो वो आपका प्रॉपर लेक्चर, यानी आपका एक टास्क है कि आज हमने कल के दिन जाकर इसको फेयर रजिस्टर दिखाना है, तो हमारे सारे लेक्चर सारी नोटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। ये आप लोगों के लिए ही अच्छा है, इसमें मेरा कोई अपना ज़ाती फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना।
तो कोशिश कीजिएगा कि अपने जो रजिस्टर्स हैं उनको मेंटेन रखें। मुझे कोई खूबसूरत रजिस्टर नहीं चाहिए। आप ब्लू पेन में सब कुछ लिखना चाहते हैं तो आप ब्लू पेन से ही सब कुछ लिख लें, लेकिन सब लिखा हुआ होना चाहिए। और जो ग्राफ्स अगर हम बना रहे हैं तो उसको बहुत प्रॉपर वे में आपने ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। ग्राफ पे मेरा बहुत फोकस होता है। अच्छा जी, पिक्चर से भी वही बात समझ में आ रही है कि भाई जॉन ने पूरी रात एग्जाम के लिए पढ़ा, नेक्स्ट डे ही इज वेरी स्लीपी, तो उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई पूरी रात पढ़ने की वो क्या हुई, अ गुड नाइट स्लीप जो उसको सेक्रीफाइस करनी पड़ी, ठीक है ना। अच्छा, हमने जो इकोनॉमिक एजेंट्स पढ़े, अब मुझे क्विकली बताना, मैं चैप्टर 2 पे आ जाऊंगी अभी, ठीक है। हाउस होल्ड जिसे हम कंज्यूमर कह रहे हैं, वो क्या डिसीजन लेता है, आपका क्या नाम है, मैं पेज रख के भूल गई, हाँ अदन कंज्यूमर जो है वो डिसीजन मेकिंग लेते हुए आपके ख्याल से क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस कर रहा होता है। आप कंज्यूमर हैं, कंस्ट्रेन क्या फेस कर रही हैं, लिमिटेड इनकम, ठीक है। और इस लिमिटेड इनकम को क्या करना है, बहुत जगह एलोकेट किया जा सकता है, तो आप क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस कर रही हैं, कोई एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप बता सकें तो। यानी अगर मैंने अपनी इनकम गुड ए पे लगा दी तो गुड बी पे नहीं लगा सकती मैं, गुड ए कुड बी एनीथिंग, तो अगर मैंने अपनी इनकम यहाँ लगा दी तो यहाँ नहीं लगा सकती, तो गुड बी से जो सेटिस्फेक्शन मुझे मिल सकती थी वो अब मुझे नहीं मिलेगी। ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है गुड ए को कंज्यूम करने की। एक फर्म क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस कर रहे हैं, फर्म को क्या कंस्ट्रेन है, कंस्ट्रेन है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एग्जिस्ट कर रही है ना, यानी जो रिसोर्सेज हैं दे आर लिमिटेड ना, तो फर्म्स के पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। अगेन फर्म उन रिसोर्सेज को यूज करते हुए सब कुछ नहीं प्रोड्यूस कर सकती, अगेन उसको डिसाइड करना पड़ेगा, चॉइस मेकिंग करनी पड़ेगी कि भाई गुड ए प्रोड्यूस करूं या गुड बी प्रोड्यूस करूं। अगर वो गुड ए को ज्यादा प्रोड्यूस करेगी तो गुड बी को प्रोड्यूस करने पे, सप्लाई करने पे जो प्रॉफिट हो सकता था वो अब उसको क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि जितने भी इकोनॉमिक एजेंट्स हैं वो सब अपनी डिसीजन मेकिंग करते हुए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस कर रहे हैं। गवर्नमेंट का भी सीन यही है, ठीक है वासिफ, गवर्नमेंट क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस करती है, गवर्नमेंट के पास क्या कंस्ट्रेन है, लिमिटेड फंड्स, ठीक है, उनको एजुकेशन पे भी लगा सकती है, हेल्थ पे भी लगा सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी लगा सकती है, डिफेंस पे भी लगा सकती है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, सब पे जितना मर्जी चाहे नहीं लगा सकती क्योंकि फंड्स आर लिमिटेड। तो अगर वो एजुकेशन पे ज़्यादा लगाएगी तो हेल्थ सेक्टर सफ़र करेगा, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं भाई हमारी गवर्नमेंट ने डिफेंस पे बहुत लगा दिया, क्यों इस पे हर साल अक्सर ही डिबेट स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि लोगों को पता है कि डिफेंस पे इतना लगा दोगे तो बाकी सेक्टर्स पे क्या लगाओगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, एक सेक्टर पे ज़्यादा लग जाएगा तो दूसरे सेक्टर्स पे सफ़र करेंगे, ठीक है ना। तो हर इकोनॉमिक एजेंट जब भी कोई डिसीजन लेता है तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस कर रहा होता है। ये आपकी नेक्स्ट स्लाइड थी जो मैंने अभी डिस्कस कर ली, और ये 19 स्लाइड्स आपकी कंप्लीट हो गई हैं और इससे आप 63 एमसीक्यूज तक आप सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यूज में आप लोगों को कल सेंड कर चुकी थी दोबारा, ठीक है ना। तो वो कोशिश कीजिएगा कि 1 से 2 दिन में आप उसको सॉल्व करें प्रॉपर, और फिर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछें। अच्छा, जो हमारे पास रिमेनिंग टाइम है उसमें मैं थोड़ा सा स्टार्ट लेना चाहूँगी चैप्टर 2 का, ठीक है। चैप्टर 2 जो है ना, ये आप कह लें कि ऑब्वियसली माइक्रो स्टार्ट हो रहा है, और जब भी किसी कोई आप जाहिर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो जाहिर है वो क्या बना रहा है आपकी, बिल्कुल कह लें कि ये फाउंडेशन है आपकी। अगर मैं कहती हूँ कि चैप्टर 2 किसी का क्लियर नहीं हो पाता, थ्रू आउट उसको प्रॉब्लम रहेगी इकोनॉमिक्स में। यानी यहाँ पहली दफ़ा आप ग्राफ्स बनाएंगे। चैप्टर 1 में पता है, चैप्टर 1 में भी ग्राफ है, और ग्राफ ना 2 तरह के आप देखेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर, एक होता है लीनियर स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन में ना 4 तरह के ग्राफ्स आ जाते हैं, जैसे जैसे आते जाएंगे आपकी इनमें से 2 ग्राफ्स तो आपको चैप्टर 2 में दिख जाएंगे। लीनियर ग्राफ्स में 4 तरह के ग्राफ्स आते हैं आपके,
नोट करना ज़रूरी नहीं है, जस्ट एक डिस्कशन है। या तो पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा या नेगेटिवली स्लोप्ड होगा या वर्टिकल होगा या फिर हॉरिजॉन्टल होगा। ये 4 तरह के ग्राफ है जो लीनियर होते हैं और ये सिंपल ग्राफ्स कहे जाते हैं। इस सबके पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ेंगे, हर कॉन्सेप्ट के साथ कोई ना कोई ग्राफ आप देखें। अब वो अभी करेंगे ना डिस्कस, अभी चैप्टर 2 में जब करेंगे तो आप ऐसे रैंडम ग्राफ नहीं बने हुए आएंगे, कोई ना कोई से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आएगा। अच्छा, ये सिंपल ग्राफ होता है। मेरी हमेशा जब मैं चैप्टर 1 को कंप्लीट नहीं करवा रही होती ना, उसका एक रीजन ये भी होता है कि चैप्टर 1 में जो ग्राफ आ रहा है वो नॉन लीनियर आ रहा है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं पहली दफा जो ग्राफ स्टूडेंट को पढ़ाऊँ वो नॉन लीनियर ना पढ़ाऊँ, लीनियर पढ़ाऊँ। कि नॉन लीनियर में नॉन लीनियर ग्राफ होते हैं, नॉन लीनियर कर्व्स होते हैं जिनमें स्लोप कांस्टेंट नहीं होता। जिनका स्लोप का क्या मतलब हुआ मिस, आप एक वाई एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस होता है ना। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल एक्सिस को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। तो मैं कह रही हूँ कि भाई आप मैथ्स में जब भी आप प्लॉट कर रहे होते हो तो वाई एक्सिस पे वाई वेरिएबल ही ले रहे होते हो ना, और एक्सिस पे एक्स वेरिएबल ले रहे होते हो। क्या करते हैं पता है, वो स्टूडेंट्स, सॉरी टू से दिस, बहुत खतरनाक होते हैं जिन्होंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ होता है। आगे की बातें नहीं पूछो, ये बिल्कुल अनरिलेटेड बात है। टेंजेंट लाइन का इस पॉइंट पे बात करना बिल्कुल अनरिलेटेड बात है। टेंजेंसी की जब बात आएगी तो मैं थोड़ा बहुत बता दूंगी आपको। टेंजेंसी किसे कहते हैं, पहले तो ये बताओ, तुमने सवाल तो पूछा, टेंजेंसी का क्या मतलब है। तो फिर टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये तो जब बात आती है जब टेंजेंट पता हो हमें। टेंजेंट का मतलब है किसी एक पॉइंट से टच करते हुए वो कोई लाइन आपकी जा रही है, वो स्लोप बताती है। तो टेंजेंसी की बात अभी बिल्कुल अनरिलेटेड है, इसको छोड़ दो। देखो लीनियर ग्राफ जब आप बनाते हैं इसका सिंपल मतलब ये होता है कि एक्स के बढ़ने से, मैंने कोई 2 पॉइंट्स लिए। अब आप एक बात नोट करिएगा, वो बात ये है, पहली बात कि जब x बढ़ा तो y भी बढ़ा। और आप ये देखेंगे कि हर दफा x के बढ़ने से जो y का बढ़ना है वो क्या है, इक्वल है। ऐसा नहीं है कि यहाँ y कम बढ़ा यहाँ ज्यादा बढ़ा, हो सकता है मेरे ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो, ठीक है। लेकिन लीनियर लाइन का मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि x है उसके चेंज होने से जो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आएगा वो हर दफा क्या आएगा, सेम रेट से आएगा। यानी अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ 20 होगा, यहाँ 30 होगा। हर दफा चेंज कितने से आ रहा है, 10 से आ रहा है। लेकिन अगर ये रेट चेंज हो जाए, पहली दफा x के चेंज बढ़ने से y बढ़ा 10 यूनिट से, दूसरी दफा x जब 1 यूनिट से बढ़ा तो y बढ़ा 12 यूनिट से, तीसरी दफा जब x 1 यूनिट से बढ़ा तो y बढ़ा 15 यूनिट से। अब रेट इज नॉट कांस्टेंट, ये स्लोप है, इसको हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो मैं बस आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू आप कहने दे रही हूँ। तो लीनियर कर्व्स में स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम सिंपल बात करते हैं कि आया x और y का पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है, सिंपल बात होती है। लेकिन जब नॉन लीनियर कर्व्स आते हैं तो उसमें सिर्फ ये बात नहीं होती है कि पॉजिटिव या नेगेटिव, फिर हम बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन है तो रेट क्या है, रेट क्या है, y स्पीड से बढ़ रहा है या उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, यानी पहले 10 से बढ़ा फिर 12 से या 15 से, या उसकी स्पीड कम होती जा रही है या क्या है, ठीक है ना। उसकी भी थ्योरी, कोई ना कोई थ्योरी होती है। तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं जब नॉन लीनियर आ जाता है। चैप्टर 2 में जो हम ग्राफ्स पढ़ेंगे वो लीनियर कर्व्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। और पहले आप लीनियर कर्व्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, फिर नॉन लीनियर की तरफ आएंगे। चैप्टर का नाम क्या है, डिमांड सप्लाई इन मार्केट इक्विलिब्रियम। बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर फाउंडेशन बनाने के लिए। चैप्टर के नाम से पता लग रहा है कि इसकी थीम क्या होगी। सबसे पहले हम डिमांड साइड डिस्कस करेंगे और ऑब्वियसली मार्केट पर, इवेंचुअली मार्केट पे आना है। मार्केट में 2 ही फोर्सेस हैं, 2 मार्केट फोर्सेस आपकी एग्जिस्ट करती हैं, एक डिमांड दूसरी सप्लाई, ठीक है ना। मार्केट में 2 ही
आपके फोर्सेस है ना, बायर्स और सेलर्स है, ठीक है ना। तो पहले हमारी क्या होगी कि हम डिमांड को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल सेपरेटली, बगैर सप्लाई के बारे में कुछ सोचे। फिर हम सप्लाई को सेपरेटली डिस्कस करेंगे, देन हम दोनों को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, और फिर मार्केट के बारे में बात करेंगे कि मार्केट में चीजें कैसे होती हैं, क्या इफेक्ट आ रहा होता है, ठीक है। एक छोटी सी डेफिनेशन मार्केट की यहाँ पे मेंशन हुई है, कह रहे हैं मार्केट जो है वो किसे कहते हैं, इट इज द मार्केट दैट ब्रिंग्स टुगेदर बायर्स एंड सेलर्स। सिंपल सी डेफिनेशन है, मार्केट उस जगह को कहते हैं जहां बायर्स और सेलर्स इंटरेक्ट करते हैं आपस में। जरूरी नहीं है कोई फिजिकल प्लेस हो, इट कैन बी वर्चुअल। अब तो बहुत ज्यादा कॉमन है ऑनलाइन मार्केट्स, आपकी ऑनलाइन आप शॉपिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो, ठीक है ना। लेकिन नहीं, कोई ऐसी मार्केट नहीं होती जिसमें एक्सचेंज ना हो रहा। एक्सचेंज जरूर होगा गुड्स एंड सर्विसेज का। देयर आर, देखो जो हम कह रहे हैं ना बायर्स और सेलर्स को मिला रही है, तो बायर्स और सेलर्स, बायर्स की एक ही एक्टिविटी है, इसकी वजह से आप उसको बायर कह रहे हैं कि वो बाय करेगा, और सेलर की वही एक्टिविटी कि वो सेल करेगा। तो बगैर एक्सचेंज के तो फिर इंटरेक्शन का कोई फायदा ही नहीं है ना, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट सच एज गुड्स मार्केट, जो कि बहुत कॉमन है और जो आप अपने इस कोर्स में फ्रीक्वेंटली इसकी गुड्स मार्केट का ग्राफ देखेंगे, जिसमें ऑब्वियसली गुड्स की एक्सचेंज हो रही होगी। फाइनेंशियल मार्केट्स किसे कहते हैं, जिसमें शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह इनकी बाइंग और सेलिंग होती है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में हो रही होती है। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट का ना कॉन्सेप्ट अब आपके सिलेबस में शामिल है और ना इसका कोई ग्राफ आपके सिलेबस में है। बहुत ही आप कह रहे हैं कि शायद कोई एक आध ग्राफ आ जाए, लेकिन कोई इतना ज़्यादा डिटेल नहीं है बिल्कुल भी। इसी तरीके से फैक्टर्स मार्केट का भी मुझे जहाँ तक याद है एक ही ग्राफ है खाली, और वो भी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ज़्यादा डिटेल में आप गुड्स मार्केट पढ़ेंगे। फैक्टर्स मार्केट कौन सी है, जिसमें लेबर डिमांड और सप्लाई, लेबर मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, ठीक है ना, उसको हम फैक्टर्स मार्केट कहते हैं। सेकंड पैरा में भी जो वो बात हो रही है वो कोई ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं है, कह रहे हैं कि मार्केट के हाउ से भी लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, वर्चुअल। लोकल मार्केट होती है, एक नेशनल लेवल पे होती है, एक इंटरनेशनल लेवल पर होती है मार्केट, ठीक है। वर्चुअल मार्केट होती है, यानी वही कि कोई फिजिकल स्पेस नहीं है आपकी, ठीक है जी। तो एक बहुत ही मैं कह लूँ कि अगर इसमें कोई काम की जो असल डेफिनेशन है वो फर्स्ट लाइन डेफिनेशन ही है कि भाई मार्केट किसे कहते हैं, जो कि बायर और सेलर जहाँ एक जगह पे जमा होते हैं और उनके दरमियान कोई एक्सचेंज होता है, ठीक है जी। अब मार्केट में दो फोर्सेस हैं, बायर्स और सेलर्स। तो बायर के रिस्पेक्ट से अगर हम बात करें तो हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है डिमांड का, और डिमांड समझने के लिए वो कह रहे हैं कि भाई व्हाट इज डिमांड। डिमांड कहते किसे हैं, हम कह रहे हैं डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब बता चुकी हूँ, गुड्स को, प्रोडक्ट को ही कहते हैं। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, यानी किसी भी प्रोडक्ट की उस क्वांटिटी को हम डिमांड कहेंगे, which consumers are willing and able to purchase at a given price। जो कि कंज्यूमर ना सिर्फ विलिंग है यानी परचेज करना चाहता है, साथ ही साथ उसकी क्या है, एबिलिटी भी है, यानी सिर्फ विलिंगनेस से कुछ नहीं होता, जेब में पैसे भी होने चाहिए, ठीक है ना। विलिंगनेस तो बहुत, वो तो फिर वांट ही रह जाती है ना, ख्वाहिशात तो बहुत है, लेकिन वो डिमांड कब बनेगी, जब उसको पूरा करने के लिए पैसे भी हों। नहीं, पर्टिकुलर गिवन टाइम में अगर आप एक साल की डिमांड देख रहे हैं इकोनॉमी की, तो वो ही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही होंगे आपके ना, वो डिपेंड करता है। देखो पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, वो तो आप डिपेंड करता है कि आप क्या चीज देखना चाह रहे हैं। आप एक मंथ का कोई टाइम पीरियड देख रहे हैं, एक साल का, वो तो आपकी रिसर्च पे बेस करता है, ठीक है। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि भाई डिमांड जो है ना, बेसिकली वो 3 फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। नंबर 1 डिजायर, किसी चीज की ख्वाहिश होती है, जाहिर है आपको सबसे पहले। नंबर 2 विलिंगनेस टू पे, और नंबर 3 एबिलिटी टू पे। अच्छा, स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, वो कहते हैं भाई इन दोनों का क्या डिफरेंस है, विलिंगनेस टू पे और एबिलिटी टू पे। तो आप नीचे जरा इसकी डेफिनेशन देखें क्या लिखी हुई है। विलिंगनेस का मतलब कि एक चीज को बाय करने के लिए फौरन से तैयार होना होता है ना, अक्सर होता है कि हम कहते हैं यार ये चीज लेनी है, पैसे भी हैं, लेकिन मतलब आप फौरन से आप बोलते यार अभी नहीं, अगले मंथ ले लेंगे, अभी मूड नहीं है, या अभी कौन जाए, या और बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है, अभी नहीं, यानी अभी फौरन से आप तैयार नहीं हो। इन सिंपल वर्ड मैं कहती हूँ कि जब आप उस जगह पहुंचकर फाइनली उस चीज की बोल देते हो यार ये चीज दे दो,
तो उसमें तीनों चीज़ें शामिल होती हैं, यानी आप विलिंगनेस टू पे भी है, एबिलिटी भी है और विश भी है, आपकी डिज़ायर भी है। तो जब आप फाइनली उस चीज़ को मांगोगे तो वो डिमांड बन जाएगी, उसमें वो तीनों चीज़ें शामिल होंगी। लेकिन अगर डिज़ायर है, एबिलिटी है पर विलिंगनेस नहीं है, फौरन से उस चीज़ को खरीदने के लिए आप तैयार नहीं हो, तो तब भी वो डिमांड कंसिडर नहीं करे होगी, ठीक है ना। तो डिमांड इन तीनों चीज़ों को मिलकर बनती है। सिंपल सी, कोई रॉकेट साइंस है इसमें, कोई सिंपल सी बात है ना। आगे बढ़े, क्लियर है यहाँ तक? चलें, बस ये कॉन्सेप्ट आज डिस्कस कर लेते हैं, शायद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस कर पाए इतने टाइम में। कह रहे हैं भाई दो तरह की डिमांड होती है, एक डिमांड कहलाती है डायरेक्ट डिमांड, दूसरी डिमांड कहलाती है डिराइव डिमांड। अच्छा, डायरेक्ट डिमांड और डिराइव डिमांड क्या है, डेफिनेशन लिखी हुई है, और डिराइव डिमांड की तो बहुत दफ़ा एमसीक्यूज में आता ही है पेपर में। कह रहे हैं डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स और गुड्स विच कंज्यूमर बाय डायरेक्टली टू सेटिस्फाई इट्स नीड आर नोन एज डायरेक्ट डिमांड। वो गुड्स जो कि कंज्यूमर गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स यानी हम कंज्यूमर जिन चीज़ों को बाय करते हैं, तो कंज्यूमर गुड्स में और कैपिटल गुड्स में क्या डिफरेंस होता है? कैपिटल तो आपको पता है ना, किसे कहते हैं, मशीन्स वगैरह, वो कौन बाय कर रहे होते हैं, या वो प्रोड्यूसर लेते हैं। हम कंज्यूमर जो चीज़ बाय करते हैं ना, उसका मकसद क्या होता है, अपनी ज़रूरत को पूरा करना। दूसरे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम नहीं बाय कर रहे होते, टू सेटिस्फाई आवर ओन नीड हम आप कोई चीज़ बाय करते हैं। लेकिन अगर कैपिटल गुड बाय कर रहा है कोई प्रोड्यूसर, तो उसको क्या करना है, दूसरी चीज़ें बनानी है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि वो चीज़ें जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनकी डिमांड क्या कहलाती है, डायरेक्ट डिमांड, ठीक है ना। और कंज्यूमर इनको क्यों डिमांड करते हैं, अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर फूड, डिमांड फॉर क्लोथिंग, ये सारी डायरेक्ट डिमांड है। अच्छा, जो दूसरी टर्म है वो क्या है, डिराइव। डिराइव का आपको मतलब पता है कि भाई किसी डिमांड से निकली हुई है, किसी चीज़ से निकली हुई है, डिराइव हुई हुई है, ठीक है ना। कह रहे हैं डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज डिराइव डिमांड। देखो, मार्केट में जब भी कंज्यूमर किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्रोड्यूसर को पता चलता है भाई मेरी फलां चीज़ की डिमांड बढ़ गई है। प्रोड्यूसर क्या करता है, उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करने की तरफ जाता है, और जब वो ज़्यादा प्रोड्यूस करने की तरफ जाता है तो ज़ाहिर उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा चाहिए ना। तो वो क्या करता है, डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा देता है। तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ी है वो किस वजह से बढ़ी है, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ गई है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो डिमांड है वो डिराइव हुई है किससे, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड से। फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर्स ने गाड़ियों की डिमांड बढ़ा दी। अब गाड़ी बनाने के लिए आपको लेबर भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए, रॉ मटेरियल भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो जैसी डिमांड फॉर कार्स इंक्रीज हुई, डिमांड फॉर आयरन, स्टील, रबर, लेबर, कैपिटल, यानी डिमांड फॉर ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हुई, क्योंकि कार्स की डिमांड बढ़ गई है। इसी वजह से हम उसको क्या कह रहे हैं, डिराइव डिमांड, यानी ये खुद से नहीं बढ़ रही, ये किसी और डिमांड की वजह से बढ़ रही है, किसी और डिमांड से निकली हुई है। बात आ रही है समझ में? इसके लिए हम क्या टर्म यूज करें, डिराइव की। तो जब कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ती है तो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं या कैपिटल गुड्स हैं उनकी भी डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आप लोगों को नहीं समझ में आए तो फुल फॉर्म लिखिएगा। इसी वजह से हम इसकी डिमांड को क्या बोल रहे हैं, डिराइव डिमांड की। ये इस वजह से बढ़ी है क्योंकि ये डिमांड बढ़ गई थी, तो ये डिराइव डिमांड कहलाती है और ये डायरेक्ट डिमांड कहलाती है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? जितना पढ़ा आज उसमें कोई कंफ्यूजन, कोई पॉइंट जो समझ में ना आया हो? क्लियर है अभी तक? सिंपल कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं हम। चले 5 मिनट है, लेकिन जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ज़ाहिर है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए, तो यहाँ पे हम एंड कर देते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड वगैरह डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह डिमांड साइड जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है जी। चलें,
अगर कोई कंफ्यूजन है, बार बार बोल रही हूँ, क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं अगर क्लास में नहीं पूछना चाहते तो। ठीक है, चैप्टर 2 का जो स्लाइड्स हैं वो मैं अभी आप लोगों से ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है, ताकि आप लोग उसको भी रीड करना शुरू कर दें। और अभी बहुत आराम से रिलैक्स वे में सब कुछ चल रहा है, तो अभी बुक की भी रीडिंग रखें, कोशिश करें कि बुक भी रीड करें। बुक खोलेंगे तो तबीयत थोड़ी ख़राब होगी, ठीक है ना, लेकिन कोशिश करें कि उसको ओवरकम करके कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि जाहिर है कि आपने बुक आपके लिए बनाई है ICAP ने ना, तो वो आप रीड करें, उसी से वो पेपर उसी से ही बनाएगा।